हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का जो फर्स्ट टॉपिक कर रहे थे बेटा आपका वन डायमेंशनल बॉक्स का। ठीक है, तो वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हमने अपनी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का दिखा दिया था कि किस तरीके से हमारा जो पोटेंशियल था जब वो आपका इन बिटवीन द 0 to a था तो किस तरीके से वो बिहेव करता है। और वहाँ पे आपकी जो साई की कंडीशन आई थी, राइट, साई की जो कंडीशन आई थी आपकी वो किसके इक्वल आ गई थी, आपकी साई इज इक्वल टू 2 आइटा ए साइन ऑफ अल्फा एक्स के इक्वल आ गया था, जिसके अंदर आपने इसको सी कंसिडर कर लिया था। जब आपने इसको सी कंसिडर करके आपने इसको लिखा था तो वहाँ पे आपको ये पता चला कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। आपको इसको क्या करना पड़ा, नॉर्मलाइज्ड करना पड़ा था। ठीक है, तो अब नॉर्मलाइज्ड करना पड़ा तो नॉर्मलाइजेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी आइगन स्टेट एंड आइगन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको नॉर्मलाइज्ड कर रहे हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कि मॉड ऑफ साई का स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। और लिमिट आपको पता ही है कि वो रीजन किस में है, आपका साई। अदरवाइज और जो रीजन है आपके 0 से इस साइड और ए के इस साइड के अंदर वो तो इनफाइनाइट जा रहा था और साई 0 आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब हम बिटवीन में लेके चलते हैं तो वहाँ पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब हम इसके अंदर सिर्फ वही वाला फंक्शन लेके चलेंगे। तो अगर ये है आपका तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद द कांस्टेंट सी मस्ट बी such that the wave function psi is normalized and किस तरीके से, सिर्फ नॉर्मलाइज्ड सच दैट इंटीग्रेशन कितने रीजन में, 0 to a के अंदर ही आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। साई ऑफ दिस का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इसका करेंगे तो ये तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to a, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस ऑफ 2 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल लिखेंगे और 2 को मैं इसके नीचे ही कर देती हूँ। ठीक है, अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना बाकी है। तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो आपका एक्स हो जाएगा, और माइनस में कॉस का इंटीग्रेशन करूंगी तो आएगा साइन ऑफ 2 अल्फा एक्स बाई आपका 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी रखनी है आपने, 0 to a रखनी है, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब आप सबको पता है अगर मैं इसके अंदर a पुट करूंगी तो ये तो मेरे पास a हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे a पुट कर दिया ना मैंने तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ये तो क्या, सपोज आपका ये बाय 2 है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो साइन 2 अल्फा एक्स है, एक्स की वैल्यू को a कर देंगे तो यानी कि ये कोई भी पर्टिकुलर फाइनाइट उसके ऊपर, तो ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें किसकी वैल्यू आएगी, आपकी इसकी इक्वल आएगी। ठीक है, अभी ये कहता है कि क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू है वो n पाई बाय a है, आपको ये भी तो पता है, आपको ये पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू को आप a पुट कर रहे हो, यही कह रहे हो ना, x की वैल्यू a पुट करने पे हमारी कोई ना कोई फंक्शन आना चाहिए। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, आपने अभी पीछे पुट किया था कि जो अल्फा a है आपका वो किसके इक्वल होता है, आपका n पाई के इक्वल होता है। ठीक है, अगर अल्फा a n पाई के इक्वल होता है, यहाँ पे मैंने अल्फा ही पुट करना है, अल्फा ही पुट करना है यहाँ पे, तो ये अल्फा a हो जाएगा, अल्फा a यानी कि n पाई, यानी कि ये 2n पाई बन जाएगा। और आपको पता है n की वैल्यू तो कुछ भी रख दो, साइन पाई के अगर फंक्शन है ना, ठीक है, डिवाइड में अगर 2 नहीं है तो वो 0 ही दे के जाएगा, इसका मतलब इसके फंक्शन पे भी ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर लोअर लिमिट को पुट करूंगी तो एक्स भी 0 हो जाएगा और साइन 0 भी 0 ही होएगा, इसका मतलब सिर्फ ये वाली कंडीशन की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मेरे पास मॉड ऑफ सी का स्क्वायर बाई 2 इंटू में यहाँ पे a इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब मॉड ऑफ सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 2 बाई a के, यानी कि मॉड ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट 2 बाई a। आपको याद है जब हमने नॉर्मलाइज्ड कंडीशन का किया था तो मैंने आपको एक फंक्शन भी दिया था कि साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई a साइन ऑफ पाई एक्स है, इसको नॉर्मलाइज्ड करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो ये रूट 2 बाई a जो है वो ऐसे फाइंड आउट होता है इसका। अब ये कहता है कि अगर ये इसके इक्वल आ गया है तो अब क्या करो, आपकी नॉर्मलाइज्ड कंडीशन से जो आपकी आ गई है उससे आप क्या करो, अपने आइगन फंक्शन को डिफाइन कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो आइगन फंक्शन।
ठीक है। अभी कहता है कि आइगन फंक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन एन एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि आइगन फंक्शन जो है वो nth के लिए निकाला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ओनली साई था वो किसके इक्वल था, यहाँ पे सी, और यहाँ पे कितना था, साइन में आपका अल्फा एक्स था, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी एन पाई है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जैसे अल्फा यहाँ पे पुट करना है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन पाई बाय ए हो जाएगी, इसकी तो ये वैल्यू पुट करिए, और सी नॉर्मलाइज्ड होके ये आया है, तो आप दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास कितना आएगा, √2/a, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन पाई बाय ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एन पाई एक्स बाय ए। तो यानी कि अपना जो वेव फंक्शन बना है बेटा वो ये बना है, ठीक है। अब अगर वेव फंक्शन ये बना है तो किस तरीके से आप इसके अंदर हर स्टेट के अंदर इसको बता सकते हो, वो हमें इसके अंदर देखना है, ठीक है। तो फॉर यूजिंग इसको नाम दे देना, शायद पीछे हमने 6th नाम दे रखा था, 5th दे रखा था, 5th के बाद इसको 6th दे देना, 6th था तो बेटा 7th दे देना, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूशन में चला लेना। तो यूजिंग 6th इक्वेशन अबाउ, या मतलब हम जो है वो बहुत सारी स्टेट्स लिख सकते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। वी कैन राइट वेरियस आइगन फंक्शन सच एज, कैसे, अगर फर्स्ट स्टेट के लिए लिख रही हूँ तो ये √2/a में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 1 पाई एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है साइड 2 के लिए लिखो √2/a, इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बेटा यहाँ पे तो 2 आ गया ना, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स बाई ए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं साइड 3 के लिए लिखूंगी तो इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 के लिए लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2/a साइन ऑफ आपका कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स बाई ए हो जाएगा। अब ये कहता है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करो, आइगन फंक्शन को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अगर ये कहता है कि अगर इनको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी होगी, वो बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि अगर ये ध्यान से नहीं समझोगे ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी बेटा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम गड़बड़ तो नहीं करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देखो अच्छे से कैसे समझना है, ध्यान से देखो, ये आपकी लोअर स्टेट है, ठीक है। लोअर स्टेट के बाद हम कहाँ चलेंगे, एन, यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर, क्योंकि मैं एन की वैल्यू को 0 नहीं करती हूँ, ठीक है। एन की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट बिल्कुल ग्राउंड स्टेट के, एन 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि एन 0 हो गया तो अल्फा 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया, इसका मतलब जो एनर्जी हमने ले रखी है वो 0 हो गई है, और एनर्जी में 0 होने नहीं दे सकती, इसीलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू को 1 कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर एन की वैल्यू 1 कंसिडर है, इसका मतलब साई तो 1 है, साई फर्स्ट फंक्शन है। अब ये कहता है साई के अंदर एक्स की वैल्यू को, अब इसका आपको क्या बताना है, नोड और एंटी नोड्स बनाने हैं इसके अंदर, कि वो जो वेव फंक्शन है वो किस तरीके से जाएगा आपका, वो आपको इसके अंदर प्लॉट करना है, ठीक है। अब ये कहता है अगर इसको प्लॉट करना है तो हम यहाँ से देखेंगे, अगर एक्स की वैल्यू 0 है, सबको पता है अगर एक्स 0 हो गया इस वाले फंक्शन में, साई 1 के बारे में बात कर रही हूँ मैं बेटा, साई 1 के फंक्शन के अंदर अगर एक्स 0 है तो साइन पूरा 0 हो जाएगा, तो साई भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ है, ठीक है। अगर मैंने इसको a रख दिया, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये पाई हो जाएगा, तो साइन फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को पाई कितना कर दूँ, आपका x की वैल्यू को हाफ कर दूँ, ठीक है, या a/2 रख दूँ, ये 0 to a, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 0, ये कितना है a, x = 0, x = a, यही इन दोनों का डायमेंशन लेंथ इतनी लेके चले थे ना। तो अब ये कहता है कि अगर मैंने इसको a/2 कर दिया तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये π/2, ये अब 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये 1 होके कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा जो ये वाला फंक्शन, ये तो कितना है √2/a, अगर 0 था तो 0 मल्टीप्लाई होके ही सारा 0 हो जाएगा, यहाँ है तो 1, ओनली 1 × में ये बच गया, ठीक है। अब ये कहता है अगर इस तरीके से है तो हमारे पास जो कर्व गया आपका फर्स्ट का, वो ऐसे गया, समझ में आ गया। अब ये कहता है कि दूसरी स्टेट के बारे में बात करो, अब मैं दूसरी स्टेट के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। अब दूसरी स्टेट के बारे में बात करूंगी तो मेरे पास ये वाला है फंक्शन, ठीक है, यानी कि साइड 2 के बारे में, ये किसका है, n = 1 के बारे में, यहाँ पे मैं n = 2 के साथ डील कर रही हूँ, दैट मीन्स साइड 2 फंक्शन के साथ डील कर रही हूँ, ठीक है। अगर साइड 2 फंक्शन के साथ डील करी, मैं क्लास में पूछूंगी, ये बता दिया मैंने, इनको अच्छे से समझ लो, क्लास में पूछूंगी मैं ये, ठीक है, कि आप इसको कैसे बता रहे हो,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, आपका n इज इक्वल टू 2, आप क्या कर रहे हो 2 पे, यानी कि इस स्टेट के बारे में बात कर रहे हो। इस स्टेट के अंदर मैं x को अगर यहाँ पे अभी भी 0 लेके चल रही हूँ, अगर x को मैंने 0 कर दिया तो अभी भी ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो यहीं आएगा, ये तो यहीं आएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि और पॉइंट्स लेके चलते हैं इसके अंदर, और पॉइंट लेके चलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को a रख दिया, यानी कि यहाँ के बारे में बात कर रही हूँ, x के बारे में a रख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a पे भी ये a कैंसिल हो जाएगा और 2 आएगा, साइन 2 पे भी 0 ही होता है। अब मैंने पहले बीच का एक एंगल ले रखा था, ठीक है, अब ये कहता है बीच का एक उसमें लेके चलोगे, तो इसका मतलब कहीं तो मैक्सिमम दिखाओ भाई बेटे को, इसको कहीं तो मैक्सिमम दिखाओ। अब ये कहता है बीच का एंगल लेके रहे हो, मैंने a/2 ले लिया, a/2 लिया तो इससे ये कैंसिल हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर वो पाई आएगा, साइन पाई पे फिर 0 है। इसका मतलब जो मिडल पॉइंट जिस पे ये 1 था अभी भी इस पे क्या है, वो 0 ही है। ठीक है, अब मैंने एक काम किया, मैंने ना a/4 ले लिया, क्योंकि इनके अब इनके बीच का लेके देख लेती हूँ। ठीक है भाई, इसके ऊपर इन पहले ये लिया, इसका बीच का ये बन गया, अब इन तीनों पे 0 आ रहा है तो भाई इसके बीच का एंगल ले लो। ठीक है, मैंने इसके बीच की लेंथ को लेके चली, तो यानी कि 0 से a/2 के बीच का कितना हो गया, a/4। ठीक है, मैंने a/4 लिया, a/4 लूंगी तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये सिर्फ 2 आ जाएगा, यानी कि π/2, यानी इस पे 1 है, इस पे 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे 1 देके जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को ही कितना ले लेती, 3a/4 ले लेती, 3a/4 पे वो नीचे वाला पॉइंट देके जाता, तो यानी कि वो ये वाला पॉइंट देके जाता। ठीक है, इसका मतलब जो कर्व बनता वो आपका इस तरीके का कर्व बनेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से हम और कर्व को भी बनाएंगे, और अगर मैं कितना लेके चलती, n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए बनाऊंगी, तो ये जो मेरे पास बिल्कुल बीचों बीच वाला, यानी कि a/2 वाला जो पॉइंट है, ये वाला a/2 वाला, ठीक है, इस a/2 वाले के इसमें करके ये यहाँ पे तो क्या दिखाएगा, ये इस तरीके से दिखाएगा और यहाँ पे ये ऐसे दिखाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। अब ये वाला आपको क्या वेरीफाई करना है इससे, ठीक है, तो इसके ऊपर इसको वेरीफाई करेंगे। ये वाला पॉइंट कितना है, a/4 का, ये कौन सा हो गया आपका 3a/4 का। ठीक है, सिमिलरली आपका ये वाला पॉइंट किसका इक्वल हो गया, आपका ये वाला पॉइंट है आपका 3a/6, यानी कि आपका कितना हो गया, a/2 का। ठीक है, ले a/2 का ये है, तो इधर भी तो आपको चेक करने पड़ेंगे ना, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, a/6 का, ये कौन सा हो गया 2a/6 का, ये 3a/6 का हो गया, ये वाला कौन सा हो गया 4a/6 का हो गया, ये आपने डाल दिया 5a/6 का हो गया, और ये कितना हो गया 6a/6 यानी कि a। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स की वैल्यू को पुट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, इन्हीं आइगन जो आपने आइगन वैल्यू निकाली है उनकी एनर्जीज फाइंड आउट करनी है। अगर एनर्जी फाइंड आउट करनी है, आप सबको पता है ये सारा अल्फा के ऊपर डिनोट है, तो यानी कि अगर एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो अल्फा वाला फॉर्मूला आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, तो फॉर दिस वी यूज इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू √of 2me/h कट का स्क्वायर। मेरे को तो एनर्जी आइगन वैल्यू, तो यानी एनर्जी को तो एक साइड करना पड़ेगा। अगर एनर्जी को एक साइड करूंगी तो मेरे पास एनर्जी, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले जाती हूँ, 2m को नीचे कर दूंगी, तो यानी कि कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर h कट का स्क्वायर बाई 2m। लेकिन अल्फा आप सबको पता है n π/a होता है। ठीक है, इसीलिए ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2m a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा कितना है बेटा n π/a, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। वही मैंने जस्ट यहाँ पे पुट किया है, तो अब ये n के लिए आ गया। इसका मतलब ये एनर्जी किसके लिए बता रहा है, वो nth स्टेट के लिए बता रहा है, और n की वैल्यूज को आप 1 2 3 4 पुट कर सकते हो, जिससे आप और जितने भी आपके आइगन फंक्शन हैं उन सब की वैल्यूज को आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो अगर ई एन आपके इक्वल आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके 2m a स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे n किसके इक्वल हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन आपके हो गया। ठीक है, ये यानी कि क्या कर रहा है, हर पर्टिकुलर वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ही क्या कर दिया आपने, एनर्जी को कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, अगर हर फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज को कैलकुलेट कर दिया है तो यहाँ पे आपके पास ये एनर्जीज आएंगी फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। 1 के लिए आपके पास एनर्जी आ जाएगी E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर बाय
2ma²। n इज इक्वल टू 2 के लिए आपकी एनर्जी आएगी E2 की, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4π² h कट का स्क्वायर बाई 2ma का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी E3 के लिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9π का स्क्वायर h कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर जो वैल्यू है आपकी एनर्जी की किसके अंदर डिफरेंट स्टेट में, वो कैसी आपकी डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट यानी कि n के ऊपर, यानी कि क्वांटाइज्ड है सारी की सारी आपकी, यानी कि आपने क्या कर दिया यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया है इसको भी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दस द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल in a box consists of a set of discrete values corresponding to different value of n called क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मोमेंटम का भी क्वांटाइजेशन फाइंड आउट करना था। तो क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारा एक क्वेश्चन चल रहा है बेटा, इसको अलग अलग मत करना, पेपर में पूरा कंप्लीट एक आएगा, पूरा कंप्लीट एक आएगा, पूरी मेहनत लगेगी करने में। ठीक है, तो हमें पता है अगर मोमेंटम निकालना है, एनर्जी तो मैंने निकाल ही रखी है, एनर्जी और मोमेंटम का तो फॉर्मूला मेरे को पता ही है, कितना होता है, P इज इक्वल टू √2mE होता है। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √2mE, तो आपने अभी कैलकुलेट किया है, कितना किया है, n² π² h कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma का स्क्वायर, यही किया है। 2m से 2m आपका कैंसिल हो जाएगा, ये सारी स्क्वायरिंग की क्वांटिटी है और ऊपर अंडर रूट है, तो यानी कि स्क्वायरिंग को बाहर निकालोगे रूट से तो n πh कट बाई a के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो मोमेंटम है वो भी मेरा किसके इक्वल है, क्वांटाइज्ड के, मतलब क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट वैल्यू रख रहा है वो भी, n की डिफरेंट वैल्यूज है, इसका मतलब ये भी डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखोगे कि अभी n के कोरस्पॉन्डिंग है, तो यानी कि n के कोरस्पॉन्डिंग मैं मोमेंटम को बता रही हूँ कि हेयर Pn इज momentum of particle corresponding to quantum number n and इसको 7th इक्वेशन नाम डाल दो। ठीक है, 7th इसको डाल रखा था आपने, तो 8th डाल देना। ठीक है, तो क्वांटम नंबर दिस, तो फ्रॉम इक्वेशन 8 it is clear that the कौन से 7 and 8 दोनों से लिख दो ना, 7 and 8 it is clear that the energy and momentum of particle in a box is also क्वांटाइज्ड। ठीक है, इन दोनों से पता चल रहा है 7 और 8 इक्वेशन से कि वो दोनों हमारे क्या हैं, क्वांटाइज्ड हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर क्या रह गया है आपका 0 पॉइंट एनर्जी, नॉट्स एंड एंटी नॉट्स रह गए हैं। ठीक है, उनको और कर लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक क्या है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए नॉट्स एंड एंटी नॉट्स। नोट्स एंड एंटी नोट्स करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोट्स और एंटी नोट्स जो मैं इसके अंदर बोल रही हूँ वो एक्चुअली बोला किसको जाता है। ठीक है ना, वो बोला किसको जाता है, सबसे पहले तो आपको वो ही कंफर्म होना चाहिए कि बोला किसको जाएगा। ठीक है, देखो आपने ये साइज इक्वल टू 1 का लिया था, यानी कि n इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको पता है आपका ग्राफ ना ऐसे आया था,
सबको पता है ऐसे आया था, है ना। ये कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, और ये कौन सा है, x इज इक्वल टू a। इन दोनों पॉइंट्स को आपको भली भांति पता है कि ये मेरे ये पॉइंट और इससे पीछे इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से साई 0 होता है। ये पॉइंट और इसके पीछे इधर का जो है वो वहाँ पे हमारे पास v इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब साई इज इक्वल टू 0 है, सबको पता है। तो जिस पॉइंट के ऊपर साई 0 होता है वो पॉइंट्स हो जाएंगे आपके नोड्स के, किसके हो जाएंगे, नोड्स के, ठीक है। और ये जिसके ऊपर जो साई है वो मैक्सिमम, यानी कि यहाँ बीचों बीच पाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वो मैक्सिमम हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं उसका एंटी नोड। क्या बोलते हैं उसका, एंटी नोड। इसका मतलब पोजीशन ऑफ नोड्स यहाँ मिलेगी कहीं और पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स आपको वहाँ मिलेगी कहीं, ठीक है। तो अगर नोड्स एंड एंटी नोड्स आपको समझ में आ गए हैं तो उनको लिखवा देती हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो the points at which psi of x is equal to 0 are called nodes, and the points where psi of x is maximum is called point of एंटीनोड्स। उनको क्या बोलते हैं, एंटीनोड्स के पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी पोजीशंस भी फाइंड आउट करनी है कि हर किसी की चीज़ की पोजीशन कैसी रहेगी, ठीक है। तो अगर पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो पहले आप पोजीशन ऑफ नोड्स फिर एंटीनोड्स की फाइंड आउट करना, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ नोड्स, नोड्स की पोजीशन के लिए आप सबको पता है नोड्स क्या है, जिन पे साई 0 है, इसका मतलब साई का फंक्शन पूरा 0 बता दो, किस पे आएगा, वही हमारे पास इसकी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो साई हम लेके चलते हैं इसके अंदर, तो इन द nth क्वांटम स्टेट नोड्स occur when साई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपको पता है साइन एन किसके इक्वल होता है, आपका √2/a साइन n पाई x बाई a के इक्वल होता है। √2/a का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0 इधर जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब साइन n पाई nx इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, ठीक है। तो सो दैट इज वैन साइन n पाई x बाई a इज इक्वल टू 0। लेकिन ये 0 कब है, जब हम कोई भी पाई का फंक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। एन यहाँ पे ले रखा है तो मैं इसको पी ले लेती हूँ, पी ऑफ पाई, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एन पाई एक्स बाई ए किसके इक्वल आना चाहिए, मेरा पी पाई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। पाई से मेरा पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ए बाई एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल, पी ए बाई एन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है अगर मैं यहाँ पे बेटा क्या रखती, एन तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एन 0 नहीं हो सकता, ये 1 से स्टार्ट होएगा। लेकिन यहाँ पे पी की वैल्यू को भी मैं 1 नहीं लिख सकती। अगर पी की वैल्यू को 1 लिखूंगी तो ये नॉट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को दोनों को बताना है, इसीलिए पी आपका 0 1 2 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे P 0 1 2 3 होगा, ठीक है। अब ये कहता है कि ये, क्योंकि यहाँ ये वाला भी तो पॉइंट चाहिए ना बेटा आपको, ये वाला भी तो पॉइंट चाहिए। एन तो मेरा 1 रहेगा, एन तो ये, इसका मतलब ये तो चलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, पी पाई पी ए, ठीक है। अगर पी ए आपका हो रहा है यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल टू पी ए है। अगर मैं पी की वैल्यू को 1 कर देती तो एक्स इज इक्वल टू ए, क्या सिर्फ एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर आपका साई 0 है। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, क्या साई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए पे आपका 0 है, नहीं ना, 0 पे भी तो 0 है, तो 0 पे तो देना पड़ेगा अगले बंदे को, 0 पे तो देना पड़ेगा एक्स की वैल्यू को। तो वो 0 देने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 0 को भी यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर 0 को भी यहाँ पे पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट हो जाएगा। फिर 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया तो ये कहीं 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि 0 एंड 1 दोनों पे आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, दोनों पे साई 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोनों पे साई 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके नोड्स कहाँ कहाँ अकर होंगे वो सारी पोजीशन देख लो। सो इन nth क्वांटम स्टेट
नॉट अकर्स एट कहाँ कहाँ x इज इक्वल टू 0, फिर p की वैल्यू 1 होगी तो a/n, फिर 2a/n, फिर 3a/n, फिर 4a/n n प्लस में सो ऑन, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपका एक चेक करवा देती हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 अगर कर रहे हो तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या क्या होएंगी नोट्स की, इसी के लिए करवा रही हूँ और आप कर लेना बेटा, मैं सिर्फ एक के लिए करवा रही हूँ। ठीक है, n की वैल्यू मैंने 1 रख दी क्योंकि मेरे को स्ट्रेट 1 ही लेके जानी है, स्ट्रेट 1 ही लेके जानी है। n की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो गया 0, फिर a/1 यानी कि a, फिर 2a/1 यानी कि 2a, लेकिन 2a तक तो मैं जा ही नहीं रही लेंथ, सिर्फ a तक लेंथ है, सिर्फ a तक लेंथ है, मैं खाली इतना ही लूँगी, यानी कि 0 एंड a पे क्या आएगी मेरी, ये नोट्स आएंगे। ठीक है, आपको अगर दूसरे वाला याद हो तो दूसरे वाले के अंदर इस तरीके से बनाया था हमने, ऐसे याद है, ये a/2 की पोजीशन है, ये कितना हो जाएगा 0 और ये a हो जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन याद है। अब इसके लिए और दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ कितना था आपका a/4 और ये 3 a/4 था। ठीक है, इसके लिए और देख लो, n इज इक्वल टू 2 लेके चलती हूँ। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा a/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2a/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा a, फिर ये कितना है 3a/2, 3a/2। ठीक है, तो 3a/2 के ऊपर तो ये तो है ही नहीं, तो यानी कि 0a/2a 3 पॉइंट पे था नोड, 3 पॉइंट पे आ गया। ठीक है, सेटिस्फाई है, इसका मतलब आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे ये, और इजीली आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व भी कर सकते हो। समझ में आ गई, ये क्या आ गई आपकी पोजीशन ऑफ नोड्स। अब क्या करना है आपको, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स यानी कि साई वहाँ पे कितना होना चाहिए, होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि +-1 की फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि साई मॉड ऑफ साई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो साई मस्ट बी इक्वल टू +-1। ठीक है, अगर साई +-1 के इक्वल है, इसका मतलब जो अपना √2/a है उसका कोई रोल नहीं, सिर्फ किस पे, साइन के ऊपर पड़ेगा, तो साइन nπx/a किसके इक्वल होना चाहिए, +-1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखोगे इसके अंदर इन nth quantum state antinodes occur for those values of x for which psi of nx is maximum, that is sin of nπx/a इज इक्वल टू +-1। ठीक है, और +-1 किस पे, जब वो आपका फंक्शन होगा किसका, π/2 का। ठीक है, और वो भी ऑड फंक्शन, अगर इवन कर दिया तो 2 वहाँ पे आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 आएगा तो वो पाई का ही इंटीग्रल मल्टीपल दिखाता रहेगा, इसीलिए ऑड फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑड फंक्शन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2p प्लस में 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा π/2, इसीलिए ऑड फंक्शन किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि nπx/a किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2p प्लस में 1 π/2 के इक्वल हो जाएगा, पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी 2p प्लस में 1 a/2 आपका n हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, और p की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वही आप पीछे की तरह ही आप यूज़ करोगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट कर रही हूँ तो आपकी nth की जो क्वांटम स्टेट्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, p को 0 पुट कर दिया तो a/2n आ जाएगा। ठीक है, p को 1 पुट कर दिया, 1 + 1 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 1 हो जाएगा, अगर p की वैल्यू 1 है तो 2 + 1 3, यानी कि 3a/2n आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 5a/2n आ जाएगा। इस तरीके से करते करते आप इसको करते जाओगे। ठीक है,
एक चेक करवा रही हूँ मैं, फर्स्ट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 के लिए आपका इस तरीके से आ रहा है, यानी कि ये पोजीशन कितनी है, a/2 की पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, n की वैल्यू को कितना कर रहे हैं 1, ठीक है। n की वैल्यू को 1 पुट कर रही हूँ तो x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे a/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके लिए कर रही हूँ तो 3a/2, यानी कि 3/2 कितना है आपका 1.5, तो ये तो 0 to a तक है, इसकी वैल्यू तो सिर्फ 1 into a है, 1.5 की नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका आगे नेक्स्ट आपका स्किप हो जाएंगे, सिर्फ कितनी हो जाएगी, इस पोजीशन के ऊपर मेरे को एंटी नोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया कि नोड और एंटी नोड्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अगर n आपके एंटी नोड्स हैं तो n-1 आपके क्या हो जाएंगे, आपके नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ए नोड्स represents a point of zero probability density, whereas the antinodes is a point of maximum probability density, ठीक है। अब कर लेते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वन डायमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम, ठीक है। जीरो पॉइंट एनर्जी में आपको सबको पता है, जैसे हमने वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी निकाला था, जैसे एन की वैल्यू को आप इसके अंदर वो रखते हो, ठीक है। तो हमारा एन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब एनर्जी वाला ही फॉर्मूला यूज़ होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी वाला ही रखते हैं, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल corresponding to nth क्वांटम स्टेट इज, क्या होती है nth क्वांटम स्टेट के अकॉर्डिंग, En इज इक्वल टू n का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, h कट का स्क्वायर बाई 2ma का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखते हैं देन En इज इक्वल टू 0, दैट इज probability of finding the particle anywhere in box is equal to 0, ठीक है। so it can't be true as particle lie inside the box, so n can't be equal to 0, so n is equal to 1 2 3 and so on। तो 4 एक्चुअली जीरो पॉइंट एनर्जी ग्राउंड स्टेट के साथ जो डील करती है ना, सिर्फ उसको बोलते हैं, तो 4